हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एटम्स के बारे में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9th। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की क्या स्ट्रक्चर होती है, एटम में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, कौन से चार्ज प्रेजेंट होते हैं, किससे मिलकर बना होता है एटम। तो एक्चुअली एटम है क्या, एटम हमने पढ़ा था कि एलिमेंट का एक टाइनी पार्टिकल्स होता है। जैसे कि एलिमेंट हमें पता है एन ए एक एलिमेंट है, ठीक है, मेटल है सोडियम, सोडियम एक मेटल है। तो सोडियम छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एंटाइटी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसका एक पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोलते हैं हम, एटम। अब हम इस एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे कि हम सोडियम को लेते हैं। अभी हमने बताया था कि सोडियम छोटे छोटे एंटाइटी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एंटाइटी पार्टिकल मतलब टाइनी पार्टिकल, ये टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एक टाइनी पार्टिकल क्या है, एटम है। एक टाइनी पार्टिकल्स क्या है, एटम है। और अलग से एग्जांपल ले लेते हैं AU। AU इज़ अ सिंबल ऑफ गोल्ड। तो AU भी किसका मिलकर बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। जितने भी एटम, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब किसके मिलकर बने होते हैं, कुछ एंटाइटी पार्टिकल्स के मिलकर बने होते हैं। दिस एंटाइटी पार्टिकल इज नोन एज द एटम। अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ये एंटाइटी पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट होते हैं, इनविजिबल होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। इनडिविजिबल मतलब ना तो हम इन्हें क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इन्हें नष्ट कर सकते हैं, और ना ही हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, पार्ट ऑफ द मैटर, किसी भी मैटर का। तो उसे हम क्या कहते हैं, एटम। एटम क्या है, एक ऐसी एंटाइटी पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जिसे हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। अब इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है, सिफेरिकल्स। इसकी शेप कैसी होती है, सिफेरिकल। ओके। अब ये किससे मिलकर बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं कि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एकदम सेंटर में। इस सेंटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम सेंटर पार्ट को, न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर पार्ट है और इसमें ये दोनों सब पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ पार्टिकल्स, कुछ अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स घूमते हैं। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज अलग होता है, इसका चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ओके। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन पर क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो कूलाम। कूलाम क्या है, यूनिट है चार्ज की। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका क्या है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके। और मास क्या होता है, मास, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। आज इसमें से कौन सा बड़ा है, बताइए कौन सा बड़ा है। क्योंकि हम देख रहे हैं ये 1 है और ये 9 है, तो क्या इलेक्ट्रॉन बड़ा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन बड़ा नहीं है। क्यों बड़ा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 10⁻⁻27 -27 और -37, -27 बड़ा है या -31 बड़ा है, -27 बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन बड़ा है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन बड़ा है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन के आगे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना छोटा है, 10,000 गुना छोटा है। 10,000 गुना छोटा है ना, 27, 28, 29, 30, 31, तो कितना हुआ, 10,000 गुना छोटा हुआ। ओके। कौन, इलेक्ट्रॉन छोटा है प्रोटॉन से। अब
न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। किसने की? जेम्स चैडविक ने। अब प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। अब प्रोटॉन को हम कैनाल रे भी कहते हैं और जबकि इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रे भी कहते हैं। अब न्यूट्रॉन पर ज़ीरो चार्ज कैसे आया? न्यूट्रॉन पर ज़ीरो चार्ज कैसे आया? क्योंकि कहते हैं कि अगर ये प्लस है 1.6 सेम है और ये माइनस है 1.6 सेम पावर है, अगर इन दोनों को साथ में रखा जाता है, इसका मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या है कि इसके बराबर होता है, जैसे कि अगर हम ले लें कि 11, अगर हम Na सोडियम 11 है प्लस, अगर हम सोडियम का 11 चार्ज, अगर हम सोडियम का चार्ज लेते हैं +11 और एक -11, ओके, तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। अगर हम इन दोनों को बराबर रखें, कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 0। इसीलिए इससे क्या पता चलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल और कि सोडियम पर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। हमने चार्ट से देखा था 1.67 × 10⁻19, ओके। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1.6, ये +1.6, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस है। बाकी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा कि ये कितना होगा? न्यूट्रल आएगा, बिल्कुल न्यूट्रल आएगा, मतलब 0 आएगा। कितना आएगा? ये 0 आएगा। इसका मतलब क्या है? जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। और प्रोटॉन कितना होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा और ये दोनों किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, ओके। अब ठीक है, इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के बराबर होगा। अब इस मॉडल को दिया गया, इस मॉडल को सबसे पहले किसने दिया था? थॉमसन ने। किसने दिया था? थॉमसन ने। अब थॉमसन ने क्या बताया था कि एटम की जो स्ट्रक्चर है वो एक वाटरमेलन की जैसी दिखाई देती है। वाटरमेलन की जैसी दिखाई देती है। वाटरमेलन रेड कलर का होता है जो एडिबल पार्ट होता है और उसमें कुछ ब्लैक सीड्स होते हैं, उसने ये बताया था कि ये जो एटम की स्ट्रक्चर है एक वाटरमेलन की जैसी है, इसमें कुछ ब्लैक सीड्स हैं। ये कैसे हैं? ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये ब्लैक सीड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और ये एडिबल पार्ट, ये जो एडिबल पार्ट है, रेड पार्ट है, ये क्या है? एक प्रोटॉन वाला पार्ट है। एक प्रोटॉन वाला पार्ट है, मतलब पॉजिटिव पार्ट है। और इसमें ब्लैक सीड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसने ये बताया था। उसने ये भी बताया था कि चार्ज के बारे में बताया था, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। मतलब उसने बताया था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसने बताया था कि टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होगा? टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है? अगर ये दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो थॉमसन ने क्या बताया था कि एटम इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस चार्ज को फर्दर एक्सप्लेन किया गया कि ये चार्ज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं, और इस मॉडल को और मैग्नीफाई करके देखा गया। किसने देखा? रदरफोर्ड ने देखा। ये रदरफोर्ड का क्या कहते हैं? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में? जब इसने इस एटम को और ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखा, इसने क्या किया कि एक जिंक की स्क्रीन, सबसे पहले एक जिंक की स्क्रीन को यूज़ किया। ये जिंक की स्क्रीन है, ओके। इस जिंक की स्क्रीन पर एक गोल्ड फॉइल क्यों? क्योंकि इसकी मेल्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा थिन शीट में कन्वर्ट हो सकती है। थिन शीट में कन्वर्ट होगी तो हम इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो इजीली विजिबल होंगे। और जिंक स्क्रीन क्यों यूज़ किया? जिंक स्क्रीन पर जो पार्टिकल्स की विजिबिलिटी होगी वो ठीक तरीके से वो दिखाई देगी, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने क्या किया? एक मशीन के थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल्स की बमबारी की। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल मान लो कि
हीलियम पर क्योंकि क्या कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है, 2। और अगर इस पर प्रोटॉन कितना होता है, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻⁹ अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 3.2। कितना बनेगा, 3.2। सोचो इतने पार्टिकल्स इसने बम्बार किए, इतने पार्टिकल्स इसमें बम्बार किए गए इस मशीन के थ्रू। जब इतने पार्टिकल्स में बम्बार किए गए तो इसमें सो मेनी पार्टिकल, मतलब लार्ज ऑफ द अमाउंट पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, लार्ज ऑफ द अमाउंट पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए। ओके, जबकि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ पार्टिकल अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए। और एक केस में तो ऐसा भी हुआ कि बिल्कुल मतलब एक पार्टिकल जो अपने 180 डिग्री पर वापस मुड़ गया। तो ऐसा क्या हुआ, इसका बात का क्या मतलब हुआ कि ऐसा क्यों हुआ कि कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए और उस सब में से एक पार्टिकल जो कि वापस चला गया, ये क्या मतलब हुआ, हम देखेंगे क्यों हुआ ऐसे। उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेविएशन, ओके, विदाउट एनी डेविएशन। A few particle got deflected by making the small deviation. very few particles मतलब 12,000 में से एक पार्टिकल जो 180 डिग्री पर रिवर्स हो गया, ऐसा कुछ हुआ था। तो रदरफोर्ड ने जब इसको मैग्नीफाइड करके देखा, इस मॉडल को मैग्नीफाइड करके देखा तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो कुछ पार्टिकल तो सीधे चले गए, ठीक है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गए और जिसमें से एक पार्टिकल वो अपने वापस दिशा में मुड़ गया। तो ऐसा क्या हुआ कि इस बात से कंक्लूज़न ये निकला कि जो पार्टिकल सीधे चले गए कि इस एटम के बीच में लॉट ऑफ द एम्प्टी स्पेस है, इस एटम्स के बीच में लॉट ऑफ द एम्प्टी स्पेस है। और दूसरा कंक्लूज़न क्या हुआ था कि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीलियम का जो एटम है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज, अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो क्या करेगा, एक दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा। तो उसने रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन लगाया, कहीं ना कहीं इस एटम में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्या हुआ, जब ये सेंटर से होकर गुजरा तो ये वापस मुड़ गया 180 डिग्री पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेंटर में कुछ ऐसा हैवी मास है, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल्स पास नहीं हुआ है और ये वापस आ गया है। तो इस कंक्लूजन क्या पता लगा कि इसके सेंटर में, इस एटम के सेंटर में हैवी मास प्रेजेंट है। हैवी मास मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं एटम कंसिस्ट ऑफ द लॉट ऑफ द एम्प्टी स्पेस, जहाँ से सारे पार्टिकल्स निकल गए थे, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स बाहर निकल गए थे लेकिन कुछ डेविएट हो गए थे। एटम होल मास ऑफ द एटम द पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पर, सेंटर में, जहाँ से 180 डिग्री पर ही मुड़ गया था। ठीक है, तो इस मॉडल को क्या कहते हैं, प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि उसने क्या बताया था कि इसके सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और साइड में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, खाली स्पेस में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है जहाँ से सारे पार्टिकल्स क्रॉस कर गए थे। ठीक है, सेंटर में से डिफ्लेक्ट हो गए तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या बताया था, इसे प्लेनेटरी मॉडल भी बताया था, क्योंकि सोलार सिस्टम की तरह दिखाई देता है। ओके, अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी। इसकी क्या ड्रॉबैक्स थी, अब मैक्स प्लैंक आए थे। मैक्स प्लैंक ने क्या बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं
जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को लॉस करते जाते हैं, अपनी एनर्जी को लॉस करते जाते हैं। अगर ये अपनी एनर्जी को लॉस्ट करेंगे तो इनकी जो अगर धीरे धीरे जब एनर्जी लॉस्ट होती है तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। जैसे एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो एनर्जी लॉस्ट होगी, मतलब कि रेडियस भी कम होती जाएगी। रेडियस कम होने से क्या होगा कि वो एटम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्रॉबैक्स चार्ज पार्टिकल मैक्स प्लैंक ने बताया, प्लैंक थ्योरी, चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट लूज एनर्जी थ्रू द रेडिएशन इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रोमोटाइल वेव। तो उसके बाद इस ड्रॉबैक को इंक्लूड करने के लिए उसके बाद किसका मॉडल आया, बोहर मॉडल का। बोहर मॉडल ने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक निश्चित कक्षा में मूव करता है। जैसे निश्चित कक्षा मतलब एक के दे दिया, के मतलब न्यूक्लियस के पास, जो थोड़ा न्यूक्लियस से दूर है उसको एल बोल दिया, उसको एन बोल दिया। तो इनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, इनकी कैपेसिटी अलग होती है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कैपेसिटी से अपनी अपनी कक्षा में मूव करते हैं। ओके, तो ये बोहर मॉडल दिया था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द वेरियस ऑर्बिट एंड होल रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। तो इस तरीके से अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करते। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इम्पॉर्टेंट पार्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि ये जो एटम्स हैं ये तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 20 तक एलिमेंट्स दिए गए हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट। जैसे कि H का H1, H हीलियम का 2, ये सब क्या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती है। अगर n बराबर 1 तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास में K में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि N में 32 इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से इनका डिवीज़न होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसको डिवीज़न करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 2 8 1, पहले क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी थी 2, सेकेंड में 8 और 13 में 18। तो 18 तो थी, 18 तो हो नहीं सकती, तो हम इसके लिए क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 1 लेंगे। इस तरीके से हम सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी मतलब कि ये जो सोडियम है, सोडियम क्या करता है NaCl, Na की 11 और Cl की 17, तो 2 8 1। तो क्या सोडियम को अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। क्या ये आउटर मोस्ट शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 अपना दे देगा। ये 7 लेना आसान नहीं होगा, ये क्या करेगा अपना एक 1 डोनेट कर देगा। इस वजह से क्या होगा कि इसका 2 और 8 ये कंप्लीट रहेगा। ठीक है, मतलब ये अपना एक जो है वो डोनेट कर देगा किसको, किसी अदर एलिमेंट्स को। जैसे इसने Cl को दे दिया तो Cl के साथ ये बनाएगा। तो अगर ये देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन Cl लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब Na की जो वैलेंसी है वो कितनी आई, पॉजिटिव वैलेंसी का मतलब पता चलता है कि ये डोनेट कर रहा है या ये रिसिपिएंट है। जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव होगा और जो लेता है वो नेगेटिव होगा। मतलब इसमें -1 है और इसमें +1 है, वैलेंसी होगी। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम के अलग अलग मॉडल्स हमने इसमें देखे हैं। ओके, और क्या देखा हमने इसमें कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, जितने प्रोटॉन नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन नंबर होंगे और उतने ही एटॉमिक नंबर भी होंगे। हमने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा, वैलेंसीज देखा। ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।